मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को हृदय से नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लग्न से लेकर के 8वें घर तक के सूर्य का फल मैंने बना करके आपको दिया। पिछली वीडियो में जितने नए दर्शक हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपको ज्योतिष के बारे में ज्ञान कराने वाली है और सीख करके आपको स्वयं के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। जो लोग वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, अपने कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए चलते हैं हम वीडियो। 9वें घर के सूर्य का असर क्या है, फिर 10वें घर में सूर्य क्या देंगे फल, व्यापार, कारोबार या फिर नौकरी। 11वें घर में क्या देंगे फल, बड़े भाई और बड़े बुजुर्गों के साथ तथा आमदनी का रास्ता कैसा रहेगा, जीवन में कितना खर्च रहेगा, कितनी हानि, कितना नुकसान होगा। 12वें घर से सूर्य का विवेचन करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो राशियां होती हैं, स्त्री, पुरुष इत्यादि के भेद से लेकर के होती हैं। तो मेष राशि पुरुष है, मिथुन राशि पुरुष है, सिंह राशि पुरुष है, तुला राशि पुरुष है, धनु राशि पुरुष है, कुंभ राशि पुरुष है। बाकी वृष राशि स्त्री है और कर्क राशि स्त्री है और इसी तरह से कन्या राशि स्त्री है, वृश्चिक राशि स्त्री राशि है, मकर राशि स्त्री राशि है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि आने वाला जो प्रकरण है, विवेचन है, वो स्त्री और पुरुष की राशियों से लेकर के ही सूर्य का फल जानने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो चलिए, 9वें घर में सूर्य का फल क्या होता है। विवेचन है। विवेचन अनुभव और विचार के द्वारा तथा कुछ शास्त्रों का मत भी है, बिल्कुल स्पष्टीकरण है। ज्योतिष नेत्र है वेदों का, तो खास तौर से आपका ज्ञान भी धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। 9वां घर धर्म स्थान और शुभ स्थान माना जाता है। इस भाव में स्थित सूर्य के सभी फल शुभ होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पुराने ग्रंथकारों के अनुसार 9वें घर के फल मिले जुले बताए गए हैं, जिसमें से कुछ तो अच्छे हैं और कुछ हैं बुरे, यानी शुभ और अशुभ। वैद्यनाथ के मत के अनुसार 9वें स्थान का सूर्य धर्मांतर कर लेना अत्यंत अशुभ बताया गया, यानी कि धर्मांतरण कर देता है ऐसा व्यक्ति जो 9वें घर में सूर्य है। वैद्यनाथ मतानुसार 9वें स्थ सूर्य की अंतः प्रेरणा से मनुष्य अपना परंपरागत श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म को छोड़ करके विधर्मियों के धर्म को स्वीकृत करता है। 9वें घर का सूर्य, इसी से जो देखा जाएगा आपके धर्म के बारे में। इतिहास साक्षी है कि यवन काल में असंख्य हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। तलवार की ताकत से प्रलोभन देकर स्त्रियों के जाल में फंसाकर हिंदुओं को स्वधर्म त्याग पर तथा विधर्मी धर्म ग्रहण करने पर बाध्य किया गया। अंग्रेजी राज्य में भी क्रिश्चियनिटी की इनको व्यापक धर्म बनाने के लिए पूर्ण यत्न किए गए। बहुत से हिंदुओं सभी वर्गों के धर्मांतर करने के लिए बाध्य हुए। आज भी ऐसा चल रहा है। प्रश्न है,
कि क्या यह धर्म परिवर्तन नवम भाव स्थित सूर्य की अंतः प्रेरणा से हुआ? क्या इन असंख्य धर्म परिवर्तन करने वालों के नवम भाव में सूर्य था? इस जटिल प्रश्न का उत्तर प्रकांड दैवज्ञ ज्योतिष दे देते हैं और दे सकते हैं। अगर विधर्माश्रित का अर्थ भिन्न धर्मावलंबियों की नौकरी करता है, ऐसा किया जाए तो परिस्थिति जटिल नहीं रहती। भारत की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलने के लिए बाहर से आए हुए विधर्मियों के आश्रित होकर उनकी सेवा में रहना तो बराबर होता चला आया है। इन विधर्मियों के राज्य में हिंदू उच्च अधिकारी रहे हैं, इस बात का साक्षी इतिहास आज भी है। यदि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह का ज्वलंत उदाहरण चाहिए तो सिख गुरुओं का जीवन सभी वर्गों के लिए महान आदर्श होगा। मर गए मिट गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। आजकल विवाह के विषय में प्राचीन काल से चले हुए जाति और धर्म के बंधन शिथिल बहुत सीमा तक ढीले पड़ गए हैं। प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज का बोलबाला है। रजिस्टर विवाह के पक्ष के लोगों को माता पिता की आज्ञा मान्य नहीं है, वह भी एक विचारणीय समस्या बन चुकी है। विवाह विच्छेदक कानून भी माता पिता से विरुद्ध चलने के लिए, उनसे अनबन और वैमनस्य रखने के लिए युवक और युवतियों को प्रोत्साहन दे रहा है। पितृद्वेषी, गुरुजन द्वेषी आदि आदि विशेषण ग्रंथकारों ने नवम स्थान पे सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न मनुष्य के लिए बताए गए हैं। यह विषय भी बड़ा विचारणीय है। तो नवम स्थान पे सूर्य का फल सामान्य इस प्रकार है। मिथुन, तुला और कुंभ में अगर सूर्य हो तो मनुष्य लेखक, प्रकाशक व प्राध्यापक होता है या हो सकता है। अगर राशि बलवान और सूर्य उसकी स्थिति मजबूत हो तो। कर्क, वृश्चिक और मीन में ये रवि हो तो कवि, नाटककार या रसायन विद्या का संशोधक हो सकता है। वृष, कन्या और मकर में अगर सूर्य हो तो खेती का व्यापार। मेष, सिंह, धनु में अगर सूर्य हो तो मनुष्य सेना में, मिलिट्री में काम करता है अथवा इंजीनियर होता है। इस तरह नवम भाव का सूर्य कुछ न कुछ ख्याति देता है। ये तो बात रही नवम स्थान पर, कुछ लंबी बात हो गई, लेकिन बात समझने की है क्योंकि धर्म का स्थान नवा स्थान है, इसलिए धर्म परिवर्तन की चर्चा कर दी। खैर, आइए हम चलते हैं 10वें घर में सूर्य की स्थिति जानते हैं। तो 10वें घर में सूर्य का फल है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा धनु में यदि हो तो मनुष्य यदि पुलिस, सेना या आबकारी विभाग में नौकर हो तो लाभान्वित होता है। विचार और अनुभव के अनुसार 10वें घर में सूर्य का फल है ये। अगर यह सूर्य वृष, कन्या, ये स्त्री राशियां हैं, मकर, मीन और मिथुन में हो तो मनुष्य उच्च अधिकारी होता है। इसे राज्यपाल व राष्ट्रपति के मंत्रियों में, संसद या विधानसभा में स्थान प्राप्ति होती है। तुला राशि में 10वां भाव का रवि हो तो मनुष्य जज, मिनिस्टर आदि सम्मानास्पद पद प्राप्त करता है। वृश्चिक का
सूर्य हो तो प्रसिद्ध डॉक्टर हो सकता है। जैसे सूर्य शनैः शनैः तीक्ष्ण किरण तथा अत्यंत तेजस्वी होकर मध्याह्न के अनंतर पतनोन्मुख होता हुआ, यानी कि संध्या समय में नीचे की तरफ जाता हुआ, जब तेजोहीन होकर अस्त हो जाता है, इसी प्रकार सूर्य के प्रभाव में उत्पन्न मनुष्य भी शनैः शनैः वृद्धि क्रम से उन्नति की तरफ जाता हुआ और धीरे धीरे बहुत सारी ऊंचाइयां पकड़ लेता है, शिखर चुंबी उन्नति प्राप्त कर लेता है। परंतु इनका अंतिम वय अच्छा नहीं रहता, यानी अंतिम आयु के समय सूर्य जो बैठने लगता है तो अच्छा नहीं रहता। ये मनुष्य अंत में रोगग्रस्त हो जाते हैं। धन अल्पता से कष्ट मिलता है, धन की कमी से। बंधुओं से कलह, स्त्री और पुत्र आदि से आपसी मतभेद, वैमनस्य हो जाता है और ऐसे दुख अनुभव में आए हैं। इस तरह यदि इस सूर्य को दुर्भाग्य दर्शक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो 10वें स्थान पे कुछ फल इस तरह के हैं। 11वें स्थान पे सूर्य के फल भाव और अनुभव तथा विचार के माध्यम से आइए जानते हैं। 11वें घर के सूर्य के लिए प्राचीन ग्रंथकारों ने प्रायः अपने अपने मत दिए हैं। 11वें भाव में स्थित सूर्य के फल बड़े ही उत्तम से उत्तम बताए हैं। इन ग्रंथकारों ने कौन सा फल किस राशि में अनुभव में आएगा, इस प्रकार का कोई संकेत ही नहीं दिया है। अतः अनुभव प्राप्त करना बड़ा आवश्यक होता है। अनुभव के सहारे से सूक्ष्म दृष्टि से 11वें भाव का यानी एकादश भावस्थ रवि का विचार किया जाए तो पाया जाता है कि 11वें घर के सूर्य से कोई न कोई दुख पीछे लगा ही रहता है। कभी संपत्ति का अभाव तो कभी संतति का अभाव होता है। दोनों का एक साथ सुख तभी मिलता है जब इस रवि के साथ अन्य पाप ग्रह शुभ योग करते हों, अन्यथा नहीं मिलता। एकादश स्थान से जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, जिला, जनपद काउंसिल, सभा, क्लब, बड़े भाई का विचार भी किया जा सकता है। पाश्चात्य ज्योतिषी स्थान से भिन्न भिन्न परिवार का सुख, मित्रों की मदद के सुख का विचार करते हैं। यह सूर्य बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं है। 11वें भाव का सूर्य यदि मेष राशि में हो, क्योंकि मेष राशि पुरुष राशि है, यदि मेष राशि में हो तो संतान का अभाव होता है और ये संतान हो भी जाए तो फिर रहती नहीं है। यह सूर्य मिथुन राशि में हो तो 2-3 पुत्र होते हैं, ठीक है, और मर जाते हैं। यह सूर्य अगर सिंह राशि में हो तो दारिद्र्य योग बनता है। 11वें घर में सिंह राशि में सूर्य हो तो लड़कियां अधिक होती हैं, और यदि तुला राशि में हो यह सूर्य तो धन, सम्मान, कीर्ति सभी कुछ मिलता है। धनु राशि में सूर्य हो तो मनुष्य कानून का विशेषज्ञ होता है। कुंभ का सूर्य हो तो मनुष्य दरिद्र होता है। यह सूर्य के किसी भी पुरुष राशि में यहाँ पर हो तो बड़े भाई का घातक बनता है। मैं फिर कह देता हूँ कि पुरुष राशि कौन सी हैं। जैसे मेष राशि पुरुष है, मिथुन राशि पुरुष है, सिंह राशि पुरुष है, तुला राशि पुरुष है, धनु राशि पुरुष है, कुंभ राशि पुरुष है। बाकी शेष राशियाँ स्त्री राशियाँ हैं। तो यदि पुरुष राशि में हो सूर्य 11वें घर में तो बड़े भाई का घातक बनता है। यदि किसी संयोगवश मनुष्य कि भाई की मृत्यु ना हो तो परस्पर झगड़े विवाद रहते हैं, परिणामतः विभाजन हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं।
अलग निवास करते हैं भाई भाई। यदि ये सूर्य स्त्री राशि का हो तो संतति और संपत्ति दोनों होते हैं। यदि पुरुष राशि में ये रवि हो तो संपत्ति मिलती है, लेकिन मेहनत से मिलती है। स्त्री राशि का रवि हो तो अचानक संपत्ति मिल जाती है। 11वें घर में सूर्य का यह फल बताया जाता है। अब 12वें घर में सूर्य का फल कैसा होगा, ये हम जानते हैं अपने अनुभव और विचार तथा ग्रंथ मत से। तो 12वां घर द्वादश भाव कहा जाता है, व्यय का भाव कहा जाता है। शयन का सुख, बिस्तर का सुख इत्यादि अच्छा रहेगा या नहीं, इसी से देखा जाता है। आइए देखते हैं 12वें घर में सूर्य क्या फल देंगे। द्वादश स्थान दुष्ट स्थान, व्यय स्थान है। इसे सभी फलित ज्योतिष पर बताने वाले, लिखने वाले प्राचीन ग्रंथकारों ने बुरा स्थान माना है। क्या सच है ये? मतलब सभी फल बुरे हैं, ऐसा मत प्रकट किया है। किसी एक ने इस अशुभ फलों के अपवाद से एकाध शुभ फल भी बताया है। नरपति धनयुक्ता, ऐसा मत मानसागरी का है। मानसागर ने ऐसा कहा है। व्यय का अर्थ धन व्यय, धन का खर्च है, किंतु भृगुसूत्रकार ने अपात्र व्ययकारी ऐसा कहा है, जिसे सतपात्र व्ययकारी का बोध होता है। व्यय अपात्र में नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छी जगह खर्च होना चाहिए, और सत्पात्र में व्यय सदव्यय है, ऐसा संकेत मिलता है। तात्पर्य ये कि दाता के लिए अनावश्यक नहीं है, आवश्यक है। दान देने के पूर्व पात्र को पात्र का विचार करें। दान के विषय में इस प्रकार के विचार, परिशीलन तथा मनन आवश्यक है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारणे, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। पात्र अपात्र का विचार करके दो कोटियां बनाई गई हैं। दूसरे शब्दों में सदव्यय और पहले शब्दों में असदव्यय की कोटियां। यानी आपके पास धन है और धन का खर्च आप करते हैं, तो कहाँ खर्चा करेंगे? धन की प्रथम उच्च अवस्था है दान, दूसरी अवस्था है व्यय, और तीसरी अवस्था है विनाश। रामचरितमानस में लिखा है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो 12वें घर से पता लगता है कि आदमी कितना दानी है और कैसा दानी है, गलत है या सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण घर है 12वां। 12वें घर में स्थित सूर्य यदि अशुभ संबंध में हो, इसकी युति यदि किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो इस दूषित सूर्य के प्रभाव में आया हुआ मनुष्य अपात्र बेकारी होता है, यानी कि बेमतलब का खर्च करता है। इसी संदर्भ में सत असत व्यय का संक्षिप्त विवेचन भी आवश्यक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसी श्रुति कहती है। सत्य पदार्थ, सत पदार्थ केवल ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और सभी पदार्थ असत हैं। इनकी सत्ता प्रतीति मात्र सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। एतदर्थक सत शब्द का योग व्यय के साथ समास द्वारा हुआ है। जिस व्यय से अंततः सत की प्राप्ति हो, वह व्यय सर्वश्रेष्ठ सात्विक व्यय है। दृढ़तापूर्वक द्रव्य व्यय सदव्यय, अगर दुष्टतापूर्वक किया जाए तो अपव्यय है। तालाब, कुआं, बावली, मंदिर, धर्मशाला, विश्राम गृह आदि पर किया जाए द्रव्य व्यय, तो यह सदव्यय है, सदव्यय की कोटि में है, क्योंकि इससे अदृष्ट पैदा होगा। चूंकि यह सदव्यय निष्काम धर्मपूर्वक, निष्काम धर्म मूलक है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विरुद्ध पाप आचार को प्रोत्साहित करने के लिए
सती साध्वी स्त्री को कुमार्गामिनी बनाने के लिए, सतीत्व व्रत से पतित करने के लिए तथा मद्यपान आदि पर जो धन व्यय होगा, इसे असद व्यय, अपव्यय, अपात्र व्यय कहा जाएगा। मेरे दर्शक समझ रहे होंगे, परिभाषा को नहीं समझ पाते तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस व्यय के मूल में पाप है, असत कामना है। अतः इस व्यय का परिणाम केवल मात्र नरक ही हो सकता है। तो जब भी कभी 12वें घर में देखा जाए अच्छे ग्रह बैठे हो तो अच्छे कर्म में खर्च करने की स्थिति आती हो, समझ लेना वो व्यक्ति सत्कर्मी है। तो इस अंतर्निहित भाव को लेकर सूत्रकार ने भी कई जगहों पर अपात्र व्ययकारी कहा है, इस अशुभ फल का निर्देश किया है। शय्या खटवांगादि सौख्यम शय्या सुखहीनः, इन दोनों सूत्रों पर कुछ भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है। शय्या सुख में स्त्री संग सुख मंतव्य है। यदि द्वादश भाव का स्वामी बलवान हो तो शय्या सुख मिलता है, ऐसा कई सूत्रकार कहते हैं। स्त्री सुख तभी प्राप्त होगा यदि स्त्री पति परायणा होगी, अन्यथा यदि स्त्री पतिव्रता न होकर पथभ्रष्टा परपुरुष गामिनी हुई तो शय्या सुख का मिलना स्वप्न का धन होगा। तो यदि इस स्थान के रवि के साथ किसी पाप ग्रह की युति होगी तो शय्या सुख का अभाव रहेगा, अर्थात यदि स्त्री जघन चपला तथा कुलटा हुई तो शय्या सुख पति के लिए स्वप्न का धन ही होगा। संभव है यह योग पति के लिए मारक योग हो। अद्यतन प्रीति, विवाह प्रथा, मन पसंद शादी, विवाह विच्छेदक न्यायालय का सहारा आजकल लिया जाता है, तो ये पतिव्रता धर्म का नाशक है, पति का घातक भी हो जाता है। कई बार स्त्रियों के कारण पति मार दिए जाते हैं। अतः कई सूत्रकार संकेत देते हैं पातिव्रत्य धर्म को प्रोत्साहन देने की ओर, प्रतीत यही होता है। तो 12वें घर का सूर्य कर्क, वृश्चिक और मीन में हो तो पुरुष खर्चीला, बेफिक्र, राजनैतिक तथा कारावास, मतलब राजनैतिक कारावास पाने वाला होता है। लोकोपकारी तथा युद्ध में पराक्रमी होता है। वृष, कन्या, मकर में अगर है सूर्य तो पुरुष ध्येयवादी, इसमें आने वाले सब संकट शांति से सहने वाला, सत्कर्म करता होने से ख्याति पाने वाला, स्वतंत्र, धनेच्छुक और विचार पूर्वक काम करने वाला होता है। मेष, सिंह, धनु में यदि सूर्य हैं 12वें घर में तो आदमी होता है कृपण, विचारहीन, अभिमानी, अहम, अन्य बुरे कामों के करने से दंड पाने वाला होता है। मिथुन, तुला, कुंभ में खर्चीला होता है, अपने वर्ग तथा समाज में विख्याति पाने वाला पुरुष होता है। तो प्रदेशवासी हिसाब से देखा जाए तो आजकल के भारत में जो लोग विदेश जाते हैं और समुद्र यात्रा करते हैं, इनका मान, इनकी प्रतिष्ठा, इनका मूल्य लोगों की दृष्टि में बहुत है। देखा जाए जो विदेश में रहते हैं लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, है ना। तो इनका मान, इनकी प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि में बहुत है। प्राचीन भारत में समुद्र यात्रा निषिद्ध कोटि में थी साहब। भृगुसूत्र का संकेत भी परदेश निवास के विरुद्ध है। आजकल लोग कहते हैं विदेश जाओ, बड़ा मजा है। सूत्रकार के मत में द्वादश रवि का यह अशुभ फल बताया जाता है। परदेश के मनुष्य उच्छृंखल हो जाते हैं, परदेश में रह करके स्वच्छंद हो जाते हैं, लोक परलोक भय से विमुक्त हो जाते हैं, कुमार्गामी भी हो जाते हैं, विधर्मी भी हो सकते हैं। अतः ज्योतिषकार की दृष्टि में परदेशवास अच्छा नहीं है, ऐसा भाव प्रतीत होता है। महाभारत के प्राचीन भारत में
अनणी चाप्रवासी चा ऐसा कहकर व्यास जी ने स्वदेशवास का ही अनुमोदन किया, यानी कि जो अपने देश में रहे उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो ये रही सूर्य के 12 घरों में होने की राशिफल अथवा विचार श्रृंखला। सूर्य 12 घरों में क्या फल देते हैं इसके वीडियो सभी पढ़ चुके हैं। आपको जो वीडियो देखना है आप इसमें से देख सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में चंद्रमा के ऊपर देखेंगे कि चंद्रमा 12 राशियों में क्या परिणाम देते हैं, चंद्रमा से क्या क्या विचार किया जाता है। इन सभी बातों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए। तो बस लेते हैं विदा आप सभी से। मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार।